Hello, my dear students. I am Sanjay Chawla from Kota. The topic for the session today is an essay by E. M. Foster, My Wood. This essay is prescribed for your prose and fiction paper. Now, E. M. Foster, Edward Morgan Foster, is a famous English writer. He is well known for his novels Howard's End and A Passage to India. He also wrote a book of criticism, some novels, two biographies, and several essays and short stories. Foster was a member of the Bloomsbury Group. In this group, there were philosophers, writers, and artists who lived in London and supported the modernist movement at the beginning of the 20th century. E. M. Foster was born in London. While he was a student of King's College in Cambridge, he felt a great interest to know other cultures, and that is why he traveled a lot afterwards. In 1912, he came to India, where his observations and experiences gave him a lot of materials which he used writing his famous novel A Passage to India that was published in 1924. Now, it is this book that he mentions about in the first paragraph of My Wood. The essay My Wood was published in 1926. It encourages us to think about the essence of materialism and the seductive energy of human property. Now, materialism, all you know, in Hindi we call it Bhautikvad, and the seductive energy of human property. प्रॉपर्टी खरीदते हैं, प्रॉपर्टी हमें कैसे आकर्षित करती है, कैसे बांध देती है, इन चीज़ों को डिस्कस किया है इस एसे में माय वुड में. द पर्पस ऑफ दिस एसे इज टू शो द इफेक्ट्स प्रोड्यूस्ड बाय ओनिंग प्रॉपर्टी. प्रॉपर्टी के मालिक बन जाते हैं तो उसके क्या इफेक्ट्स होते हैं, इसको बड़े रोचक तरीके से बताया गया है इस एसे में. यूजिंग विट एंड ह्यूमर, he explains that obtaining land may not bring pure happiness people might expect. हम सोचते तो ये हैं कि प्रॉपर्टी खरीद लेंगे तो बड़ा सुख ही सुख है, आनंद ही आनंद है, लेकिन बड़े रोचक तरीके से, विटी तरीके से और ह्यूमरस तरीके से वो बताने की कोशिश करता है कि लैंड ऑब्टेन कर लेते हैं, आप खरीद लेते हैं तो ऐसा नहीं है कि आपको सुख की प्राप्ति हो जाएगी. आम बात है, कॉमन बात है, लेकिन उसका जो कहने का तरीका है, इसको अंदाजे बयां कहते हैं, वो बड़ा रोचक है. सो माई वुड इज अ विटी ऐसे. विटी हिंदी में हम कहते हैं वाक चातुर्य, बड़े चतुरता से अपनी बात को रखता है, शब्दों का प्रयोग बड़े रोचक तरीके से करता है. इट डिस्क्राइब्स फोस्टर्स ओपिनियन अबाउट द पोजेशन ऑफ स्मॉल प्रॉपर्टी ही बॉट विद द रॉयल्टीज फ्रॉम हिज नॉवल. वो नॉवल पब्लिश होती थी और नॉवलिस्ट को क्या रॉयल्टी मिलती है पब्लिशर की ओर से, तो वो जो रॉयल्टी वाला पैसा है उसको उसने इन्वेस्ट किया और उसको प्रॉपर्टी खरीद ली, वुड खरीद लिया. ही टॉक्स अबाउट द इफेक्ट्स ऑफ वुड दैट मेक्स ऑन हिम. Foster shows a humorously negative attitude to his experience of obtaining land using biblical allusions. बिब्लिकल शब्द बाइबल से बना है, एल्यूजन्स होते हैं रेफरेंसेस. तो इस ऐसे में आप देखेंगे लेखक ने बाइबल के रेफरेंसेस दिए हैं, बाइबल की घटनाओं का जिक्र करके उसको माध्यम से समझाने की कोशिश की है अपनी बात को. तो बिब्लिकल एल्यूजन्स है इसके अंदर, विटी सेंटेंसेस हैं और वर्ड्स हैं, शब्दों को और वाक्यों को बड़े विटी तरीके से, रोचक तरीके से, चतुरता से यूज़ करके उसको हमारे सामने रखा है. सो ही यूजेस बिब्लिकल एल्यूजन्स टू एम्फसाइज द पॉइंट. अपनी बात को मजबूती से रखने के लिए बाइबल के एल्यूजन्स का यूज़ किया है राइटर ने. ही अलूड्स टू ए पैसेज इन द बाइबल. बाइबल में एक जिक्र आया है, उसमें एक सेंटेंस आता है कि इट इज़ ईजियर फॉर ए कैमल टू गो थ्रू द आई ऑफ ए नीडल
than for a rich man to enter into the kingdom of God। क्या मतलब है इसका? सुई की जो आई होती है, जो उसका होल होता है, उसमें से ऊंट गुजर सकता है, कैमल गुजर सकता है, लेकिन रिच मैन, उसके लिए कई बार हेवन के गेट में घुसना मुश्किल हो जाता है। Another allusion is to the Alexander the Great, who conquered the land, a lot of land, foreign lands, to increase his empire। सिकंदर महान को आप जानते ही हैं, उसने भी बहुत सारे एम्पायर्स, बहुत सारे फॉरेन लैंड्स को कॉन्कर किया था ताकि अपने साम्राज्य को बढ़ा सके। तो उसके अंदर भी बहुत ज़्यादा लालसा थी अपने साम्राज्य को बढ़ाने की, प्रॉपर्टी मान लीजिए उस तरीके से कहना चाहता है कि वो बढ़ाने की। सो द यूज ऑफ बिब्लिकल एल्यूजन सपोर्ट्स फोस्टर्स ओपिनियन एंड एक्सप्लेन्स हिज एटीट्यूड टू पोजेशन ऑफ ए लैंड। बाइबल के रेफरेंसेस को यूज़ करके उसने समझाया कि किस तरीके से इसके नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस होते हैं पोजेशन के। ही सेज दैट इफ़ यू ओन ए लॉट ऑफ थिंग्स यू कांट मूव अराउंड ए लॉट। देखिए, आपके पास प्रॉपर्टी ज़्यादा होगी तो आपकी मोबिलिटी कम हो जाती है। कहीं भी आप जाते हैं आपको चिंता होती है, मेरी प्रॉपर्टी का ध्यान कौन रखेगा, वहाँ पीछे से रखवाली कौन करेगा, सुरक्षित है भी सही कि नहीं है। तो आपका मूवमेंट बड़ा रिस्ट्रिक्टेड हो जाता है प्रॉपर्टी की वजह से। ही टेल्स दैट दी फर्नीचर नीड्स डस्टिंग। अब उसने एक बात और समझाई है कि जैसे मान लो आप फर्नीचर खरीद रहे हैं महंगा सा अपने घर में रखने के लिए। सो इफ़ यू हैव फर्नीचर एट होम, यू विल नीड टू डू डस्टिंग डेली। डस्टिंग करनी पड़ेगी उसकी। नाउ डस्टर्स नीड सर्वेंट्स। अब ये तो हो नहीं सकता कि आप डस्टिंग में अपना पूरा टाइम बिता दें, आपको उसके लिए सर्वेंट्स रखने पड़ेंगे। सर्वेंट्स नीड इंश्योरेंस। आप सर्वेंट रखते हैं तो उनका इंश्योरेंस कराना पड़ता है, ये विदेशों में नियम है, अपने यहाँ नहीं है। एंड ऑल दीज मेक यू थिंक सेवरल टाइम्स बिफोर यू डिसाइड टू पोजेस समथिंग। तो अब एक के साथ कई चीज़ें बंधी हुई होती हैं, ठीक है, एक चेन सी होती है। एक प्रॉपर्टी आपने खरीदी, उसके लिए ये करना है, उसके पास ये करना है। सो देयर इज अ लॉन्ग लिंक ऑफ थिंग्स टू बी डन, टू बी टेकन केयर ऑफ। Yes, Foster clearly explains that even if something may seem simple, a person should think several times before he decides to be engaged in any endeavor। तो कुछ भी खरीदने से पहले, कुछ भी ऐसा सोचने से पहले ये सोच लीजिए कि इसके साथ कौन कौन सी जुड़ी हुई चीज़ें हैं, ये होगा तो फिर क्या होगा, आगे के तक की हमें सोचना चाहिए। दिस इज़ द पॉइंट दैट ही विशेस अस टू टेक केयर ऑफ। सो वी कैन अंडरस्टैंड हिज एटीट्यूड। हमें समझ में आती है बात तो अच्छी है। ही सेज दैट द ओनिंग ऑफ द वुड विल रिजल्ट इन डायर कॉन्सिक्वेंसेस। बहुत बुरे परिणाम होंगे, प्रॉपर्टी मत खरीदो, मस्त रहो, फ्री रहो। ही मेक्स अ कंक्लूजन telling that a person should think many times before he decides to buy some property। He tells us about the negative influence of the wood on him। अपने व्यक्तिगत उदाहरण से वो समझाना चाह रहा है कि किस तरीके से नेगेटिव इन्फ्लुएंस हुआ उसको प्रॉपर्टी खरीदने से, और वो हमें आगाह कर रहा है इस ऐसे के माध्यम से। नाउ लेट अस सी हाउ ही मेक्स हिज सेंटेंसेस विटी। अब रोचक बात यह है कि अपने बात को कहने के लिए, बात बहुत साधारण सी है कि सब लोग कहते हैं, संत लोग भी हमारे प्रवचन देते रहते हैं कि मोह माया के पीछे मत भागो, लेकिन उसने जो अपनी बात कही है बड़े विटी एग्जांपल्स यूज़ करके, विटी सेंटेंसेस, शब्दों का बड़ा विटी तरीके से यूज़ करके हमें समझाने की कोशिश की है। नाउ ही गिव्स इनडायरेक्ट मीनिंग टू सम ऑफ द सेंटेंसेस। फॉर एग्जांपल, माय वुड मेक्स मी फील हैवी। अब ये सेंटेंस देखिए, माय वुड मेक्स मी फील हैवी। वुड खरीदते मुझे लगा मैं बड़ा भारी भरकम हो गया हूँ, फिजिकली, मेंटली। क्या मतलब है उसका, जरा समझने की कोशिश करें। We can see how he is insinuating with the use of the word heavy। heavy शब्द का किस तरीके से उसने कटाक्ष और व्यंग करने की कोशिश की है। He means to say that his property brings a lot of pressure on him। किस तरीके से वो दबाव में आ गया, अब उसकी फ्रीडम रिस्ट्रिक्ट हो गई है, हैवी हो गया। जैसे हैवी आदमी चलने फिरने में दिक्कत होती है, वैसी स्थिति उसकी हो गई है। He gives us a lot of examples। He tells about his personal experience with owning a land। वी कैन अंडरस्टैंड हिज आर्ग्यूमेंट्स। समझ में भी आता है हमें कि उसके आर्ग्यूमेंट्स तर्क सही है। फॉर एग्जाम्पल, इन इज टॉक अबाउट द बर्ड इन द फोर्थ पैराग्राफ जो फोर्थ पैराग्राफ है ऐसे का, उसमें उसने बर्ड का एग्जाम्पल दिया। जैसे प्रॉपर्टी बनाई उसने, एक बर्ड ने अपना नेस्ट बना दिया था उसके अंदर। अब उस बर्ड को तो प्रॉपर्टी से बात को मतलब है नहीं, ठीक है, वो तो
उसको अपनी प्रॉपर्टी समझ रही है जबकि वो आपकी प्रॉपर्टी है। ठीक है, आप उड़ाओगे दूसरे वाले के यहाँ चली जाएगी, फिर वापस आ जाएगी, वो वाली बात है। He mentions that just because someone owns a property, it doesn't mean that he owns totally everything on this property. अब आप सोच के बैठे तो मेरी प्रॉपर्टी, इसकी हिम्मत कैसे हुई इसने नेस्ट बनाने की, है ना? तो इस बात को थोड़ा सोचना है। ऑल्सो द ऑथर टेल्स दैट ओनिंग प्रॉपर्टी मेक्स पीपल ग्रीडी। एक दुष्प्रभाव ये भी होता है कि आदमी लालची बहुत हो जाता है, ग्रीडी हो जाता है, एंड दे स्टार्ट वांटिंग मोर एंड मोर। एक प्रॉपर्टी खरीदी तो आपकी इच्छा होती है और भी खरीद लें, ये आपने देखा होगा। ऑल्सो वन ऑफ द इम्पैक्ट्स इज दैट द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी वांट्स टू मेक शो ऑफ हिज प्रॉपर्टी। अब एक चीज़ और है, आपको शो ऑफ की भी इच्छा होती है, आपके पास प्रॉपर्टी आई है तो आपको शो ऑफ करना है, दुनिया को दिखना तो चाहिए कि हमारे पास कुछ है। प्रॉपर्टी मेक्स पर्सन सो सेल्फिश इन ओनिंग दैट ही कांट बेनिफिट एनीवन एल्स बट हिमसेल्फ। और मेरी प्रॉपर्टी से फ़ायदा हो, उससे जो आनंद मिले वो केवल मुझे ही मिले। आदमी बहुत ज़्यादा सेल्फिश हो जाता है प्रॉपर्टी की वजह से। In the second paragraph, he says that the property produces man of weight, WEIGST, weight, भार वाला, भारी वाला। तो प्रॉपर्टी से क्या होता है, इट प्रोड्यूसेस मैन ऑफ वेट, एंड द मैन ऑफ वेट इज द वन हु डिडंट मैनेज टू गेट इनटू द किंगडम ऑफ हेवन। ये मैन ऑफ वेट वही है जो आप ऊपर बिब्लिकल रेफरेंस में बात आई थी कि रिच मैन हेवन के गेट में से नहीं घुस पाता है। द मोर प्रॉपर्टी समवन हैज़, द मोर इम्पॉर्टेंट ही कंसिडर्स हिमसेल्फ। एक तो अहम की बढ़ोतरी हो जाती है व्यक्ति में, आप सोचते हो कि आप दुनिया में ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके पास प्रॉपर्टी है। द मैन ऑफ वेट कांट मूव लाइक द लाइटनिंग फ्रॉम द ईस्ट टू वेस्ट। बाइबल से ही रेफरेंस दिया उसने कि जैसे फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट लाइटनिंग कितनी तेज़ी से ट्रैवल करती है, बट अ मैन ऑफ वेट कांट डू दैट। एंड फोस्टर एग्रीज दैट हिज वुड मेक्स हिम फील हैवी। वुड लेने के बाद से तो वो हैवी हो गया, अब वो लाइटनिंग की तरह लाइट नहीं रहा, मोबिलिटी उसकी रिस्ट्रिक्टेड हो गई, वो वाली बात है। सो ऑल बिब्लिकल अल्यूजन्स, witty words, sentences, examples and facts make Foster's essay interesting. इस ऐसे की खास बात ये है कि इन बातों से, इन चीज़ों से, इन क्वालिटीज, इन कैरेक्टरिस्टिक्स से ऐसे इंटरेस्टिंग हो गया है एंड हैव ए बिग इम्पैक्ट ऑन रीडर्स। इसका प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है। समटाइम्स हिज लैंग्वेज इज टू कॉम्प्लिकेटेड। हाँ, ये बात ज़रूर है, कहीं कहीं हमें ऐसे पढ़ते समय ऐसा लगता है कि बड़ा डिफ़िकल्ट ऐसे है, बड़ा जटिल तरीके से उसने अपनी बातों को कहा है। नॉट अंडरस्टैंडेबल, समझ में भी नहीं आता, कई बार ये प्रॉब्लम आ सकती है आपको, बट दिस इज वन ऑफ द थिंग्स दैट मेक हिज ऐसे यूनिक। पर इससे उसका ऐसे यूनिक हो गया है दैट अट्रैक्ट्स रीडर्स। ही यूजेस अ लॉट ऑफ मेटाफर्स, जैसे पोएट लोग यूज़ करते हैं मेटाफर, उस तरीके से इसने भी मेटाफर ऐसे में यूज़ किए हैं, प्रोज में यूज़ किए हैं, एंड दैट इज़ वाई हिज स्टाइल ऑफ राइटिंग मेक्स रीडर्स टू थिंक अ लॉट। मेटाफर का प्रभाव ये होता है कि वो कवि की इमेजिनेटिव पावर को प्रेजेंट करता है। तो पढ़ने से हम क्या होता है, रीडर्स में भी इमेजिनेशन वाली बात आ जाती है, इमेजिनेटिव हो जाते हैं, हम कल्पनाशील हो जाते हैं, इमेजिन करते हैं किस तरीके से पोएट कंपेयर कर रहा है किसी को। एंड दैट्स व्हाई स्टाइल ऑफ मीटिंग मेक्स रीडर्स टू थिंक अ लॉट यूजिंग देयर इमेजिनेशन। तो हम लोग भी अपना इमेजिनेशन यूज़ करके पोएट या जो राइटर क्या कहना चाहता है उसके साथ जुड़ने की कोशिश करते हैं, तो इससे थोड़ा रीडिंग इंटरेस्टिंग हो जाती है। द टॉपिक दैट इज डिस्क्राइब्ड इन द वुड इज क्वाइट सिंपल एंड अंडरस्टैंडेबल। जिस विषय को लिया है, विषय वस्तु जिसका सब्जेक्ट मैटर है, वो तो सिंपल है, अंडरस्टैंडेबल है। हर कोई इस बात को कहता है कि जैसे प्रॉपर्टी में सुख नहीं है, मन की शांति है, मन का सुख वाली बात होती है, बट द वे इट इज़ प्रेजेंटेड मेक्स पीपल इंजॉय रीडिंग द एसे। तो इसका जो फॉर्म है, इसका जो कंटेंट से ज़्यादा इसका जो फॉर्म है, जो प्रेजेंटेशन है, इसका यूज़ ऑफ विटी सेंटेंसेस है, बिब्लिकल एल्यूजन्स हैं, इन चीज़ों की वजह से ये ऐसे काफ़ी इंटरेस्टिंग बन गया है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।